है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रॉस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा ईबो था उसने जैन का एक्सीडेंट करवाया था एंड जैन को पता भी चल गया था। और नाइट को ईबो फिर से एक बार जैन के हॉस्पिटल रूम में आता है और उसे पूरी तरह से धमकी देता है। और उसने ईफई को जैन के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता चलने ही नहीं दिया था, क्योंकि उसने उसे टाउन से बाहर भेज दिया था। और जैन के फ्रेंड्स को ये पता चल चुका था। जो उनकी फ्रेंड है चैंग शुआन, उसने ही ईबो को जैन और ईफई के बारे में बताया था और वो लोग शॉक थे ये भी जानकर कि जो हुआंग जिंग्यू है वो जैन को पसंद करता है। वो लोग शॉक थे और वो हॉस्पिटल में जैन से मिलने के लिए भी आते हैं। जैन को काफ़ी अच्छा लगता है अपने दोस्तों से मिलने के बाद। और फिर हम देखते हैं वांग जी नाइट को वीजिंग को फिर से वार्न करके जाता है कि वो ईफई से दूर रहे। और अब हम देखते हैं एक अपार्टमेंट का सीन जहाँ पर ईफई और ईबो की मॉम है कार्मेन ली। हम देखते हैं ईफई और जो ईबो की मॉम थी वो एक अपार्टमेंट में आती हैं। दोनों के हाथों में शॉपिंग बैग्स थी। ईफई कार्मेन ली कुछ दिनों से जो है ना एक साथ ही इसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। कार्मेन ली जो है ना वो दूसरे टाउन में आई हैं कुछ काम की वजह से। और जो ईबो था उसने बहुत ही चालाकी से कार्मेन ली यानी कि अपनी मॉम के साथ ईफई को भेज दिया। और उसने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से ईफई का फ़ोन छुपा दिया। और उसके बाद ईफई को नया फ़ोन लेना पड़ा और नई सिम भी लेनी पड़ गई थी। बट अब सब कुछ ठीक है ईफई की लाइफ के अंदर। ईफई बोलते हैं ग्रैंड माँ आज मैंने बहुत मज़ा किया शॉपिंग करते टाइम। जो ईबो की मॉम थी वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं बिल्कुल बेटा। इसके बाद कार्मेन ली बोलती हैं ठीक है तुम अपना बैग और लगेज पैक कर लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हम वापस कल टुमारो जा रहे हैं वापस टाउन के अंदर, ठीक है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही ईवो ने तुम्हें मेरे साथ क्यों भेज दिया? तुम्हारी स्टडीज से डिस्टर्ब हो रही होगी। मैं सुनने के बाद वांग ईफई बोलती है ग्रैंड माँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे आपके पास साथ भेजा है ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत प्रेशियस हो। डैड कभी ये शो नहीं करते हैं कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, बट सच में वो बहुत ही ज़्यादा केयर और प्यार करते हैं आपसे ग्रैंड माँ। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती हैं और फिर वो बोलती हैं और रही बात मेरी स्टडी की तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी हेल्प कर देंगे। ये वही स्माइल करते हुए बोल देती है। इसके बाद कार्मेन ली बोलती है ठीक है बेटा। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं एक सर्वेंट जो है ना डिनर प्रिपेयर करता है और ईफई अपने रूम में चली जाती है अपना लगेज पैक करने के लिए। ईफई अपने मन में सोचती है ओ कई दिन हो गए मैंने तो जैन को कॉल तक नहीं किया है, बट कल मैं आकर तुम्हें सरप्राइज़ कर दूंगी। ईफई सोचती है और फिर वो अपने हाथों में एक शर्ट होल्ड किए हुई थी। ईफई बोलती है माय जैन तुम इस शर्ट के अंदर और भी ज़्यादा हैंडसम लगोगे। कल मैं सच में तुम्हें ये शर्ट देने वाली हूँ और सच में तुम ना बिल्कुल एकदम मॉडल जैसे लगोगे इसके अंदर। वैसे तुम्हें मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी। हाँ तुम एकदम बेस्ट एक्टर और बेस्ट मॉडल बन सकते हो। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है। कुछ टाइम के बाद ईफई बहुत ही हैप्पी थी ये सब सोचकर। फिर कार्मेन ली और ईफई जो है ना वो अपने मैंशन के अंदर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अभिमान मैंशन का सीन। जो कार्मेन ली थी ईबो की मॉम वो डायरेक्टली अपने काम पर चली जाती हैं और ईफई वो पूरा दिन अपना ओल्ड फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती है, बट पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उसे उसका पुराना फ़ोन नहीं मिलता। और वो बहुत ही परेशान हो गई थी कि उसका पुराना फ़ोन कहाँ चला गया। बट फिर वो सोचती है कि वो जैन को कॉल करे एंड उसे जैन के जो फ़ोन नंबर था उसका लास्ट डिजिट याद नहीं आ रहा था। और न ही उसे अपने प्रॉपरली सारे फ्रेंड्स के मतलब किसी का भी उसे नंबर याद ही नहीं था प्रॉपरली। तो ईफई फिर सोचती है कि वो क्या करे। दैन सडनली फिर वो याद करती है डायरी एंड वो तुरंत ही अपनी डायरी ओपन करती है। उसमें शाओजैन का नंबर उसे फाइनली मिल गया था। दैन ईफई जैन को कॉल करती है बट जैन फ़ोन पिक ही नहीं करता। ईफई दोबारा कॉल करती है बट जैन फिर भी कॉल पिक नहीं करता। अब हम जैन को देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जैन अपने बेड पर बैठा होता है। जैन अपने मन में सोचता है मुझे पता है अंकल मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं बट इस टाइम मैं उनका कॉल पिक नहीं करूँगा, मुझे पता है बस वो मुझे डराएंगे और कुछ नहीं। जैन अपने मन में सोचता है एंड जैन जो है ना वो बैठा हुआ था अपने हाथों को फोल्ड करते हुए और वो फ़ोन को देख रहा था। फ़ोन बार बार रिंग किए जा रहा था जिस वजह से जैन को बहुत ही इरिटेशन होती है और वो अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रख लेता है। इसके बाद जैन अपना फेस कवर करता है अपनी। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। ईफई नेक्स्ट डे स्कूल आती है और वो अपने गार्ड्स के साथ आती है। ये गार्ड स्पेशली ईबो ने ईफई के लिए हायर किए थे। ईफई सीधा जो है ना वो जो स्कूल था उसके अंदर जाती है और वो जैन को ढूंढने लगती है बट उसे जैन कहीं भी नहीं दिखता। और वहीं दूसरी तरफ जो उसकी फ्रेंड थी चैंग शुआन वो तो उसे पूरी
पूरी तरह से अवॉइड करती है। अब हम देखते हैं लंच टाइम हो चुका था। लंच टाइम के अंदर जो बोल सकते हैं ईफई थी, उसे कुछ स्टूडेंट्स की गॉसिप का पता चलता है और वो जान के शॉक थी। उन्हें गॉसिप से पता चला कि जैन का एक्सीडेंट हुआ है और ये जानने के बाद तो ईफई बहुत ही स्कैर्ड हो जाती है। वो तुरंत ही झाओ लियिंग को देखती है और उसके फेस पर जो है ना सैड स्माइल थी, या बोले कि वो बहुत ही सैड थी झाओ लियिंग। और ईफई बोलती है, लियिंग मुझे बताओ जैन को क्या हुआ है। ये सुनने के बाद पहले तो वो चुप हो जाती है और फिर जो बोल सकते हैं ईफई थी वो बोलती है, तुम साइलेंट क्यों हो, बताओ क्या हुआ है मेरे जैन को, प्लीज़ बताओ। ईफई बहुत ही डरी हुई थी। फिर झाओ लियिंग बोलती है, एक्चुअली उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल के अंदर ही है। ये सुनने के बाद जो ईफई थी उसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है। वो झाओ लियिंग के दोनों शोल्डर्स को पकड़ती हैं और बोलती है, व्हाट, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और झाओ लियिंग को दर्द होता है। वो बोलती है, एक्चुअली मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी बट तुम्हारा नंबर अनेबल दिखा रहा था और मैंने चंग शुआन से भी पूछा बट उसने मुझसे कहा कि उसने तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ ली है और उसने हमारे साथ भी फ्रेंडशिप तोड़ ली है। यह सुनने के बाद ईफई अपना जो सर था ना वो पकड़ लेती है, क्योंकि अब वो क्या करे, वो कैसे मिले जैन से। अभी वो जैन से मिलना चाहती थी बट ईबो उसे बिल्कुल भी मिलने नहीं देगा जैन से। ईफई को बहुत ही टेंशन हो रही थी ये सब सोचने के बाद। अगर वो चालाकी दिखाकर जैन से मिलने के लिए जाएगी तो ये गार्ड्स जो खड़े हुए हैं वो जाके ईवो को इन्फॉर्म कर देंगे। ईफई को बहुत ही डर लग रहा था, वो बहुत टेंस हो रही थी। फिर वो बोलती है, मुझे बताओगी जैन का एक्सीडेंट कैसे हुआ। इसके बाद झाओ लियिंग बताती है कि जैन को एक कार ने हिट कर दिया था जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था। ये सुनने के बाद ईफई का हार्ट जैसे कि मानो रुक गया हो और वो रोने लगती है। जब झाओ लियिंग ये देखती है तब वो ईफई को कम्फर्ट करवाती है बट ईफई और भी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। ईफई बोलती है, मुझे अभी जैन से मिलना है। ये सुनने के बाद झाओ लियिंग ईफई के गार्ड्स को देखती है जो कि कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे और उनकी शार्प आइज ईफई के ऊपर ही थी। ये देख के झाओ लियिंग बोलती है, प्लीज़ रोना बंद करो, गार्ड्स हमें ही देख रहे हैं और वो हमारी कन्वर्सेशन को भी सुन सकते हैं। एक काम करो, हम वॉशरूम में चलते हैं, वहाँ चलकर बात करेंगे। इसके बाद ईफई तुरंत ही अपने टीयर्स को साफ करती है और वो झाओ लियिंग के साथ वॉशरूम में आ जाती है। इसके बाद झाओ लियिंग और जो गार्ड्स थे वो वॉशरूम के कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे। ये गर्ल वॉश और जो गार्ड्स थे ईफई के, वो गर्ल वॉशरूम के थोड़ी ही दूरी पर खड़े हुए थे। जो ईफई थी वो देखती है झाओ लियिंग को और बोलती है, मुझे सब कुछ बताओ, मुझे जानना है कि आखिरकार जैन का जो एक्सीडेंट है वो किसने किया था। ये सुनने के बाद झाओ लियिंग अपने मन में बोलती है, तुम्हारे डैड ने। बट वो ये सब चीज़ें ईफई को नहीं बताती है और वो बस चुप ही रहती है। इसके बाद ईफई पूछती है, ज़ैनब कैसा है। फिर झाओ लियिंग बोलती है, अब उसकी हालत पहले से बेटर है, उसके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और उसके सर पर बैंडेज हैं और भी कुछ मेजर इंजरीज उसे हुई हैं बट अब वो पहले से थोड़ा फाइन है। इसके बाद वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, जैन पूरे 2 दिन तक पूरी तरह से बेहोश रहा था। ये सब सुनने के बाद ईफई को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ जैन को हॉस्पिटल के अंदर। जैन ग्राउंड हॉल के अंदर था और वो सनलाइट के अंदर बैठकर अपनी शीजे के हाथों से खाना खा रहा था। शुआन लू उसे खाना खिला रही थी जो कि उसके लिए हेल्थी था। जैन भी अच्छे से आराम से हैप्पीली खाना खा रहा था। शुआन लू अब पहले से जो है ना वो थोड़ा ठीक फील कर रही थी। जैन को ऐसे हंसता हुआ देखकर जैन की जो अट्रैक्टिव स्माइल थी वो उसके फेस के ऊपर थी और एक पर्सन जैन को एक बिल्डिंग के अंदर से देख रहा था और अगेन ये कोई और नहीं, हमारा वांग ईबो था। और उसी के साथ ईबो का सेक्रेटरी मिस्टर ली वो भी उसी के पास खड़ा हुआ था और जैन को जो है ना वो दोनों ही देख रहे थे ग्लास विंडो से। जो झाओ लियिंग था, जो मिस्टर ली ईबो का सेक्रेटरी था असिस्टेंट, वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आता मिस्टर वांग हमेशा ही इस हॉस्पिटल में क्यों आते हैं इसे देखने के लिए, और वो हमेशा जैन को सीसीटीवी फुटेज में देखते रहते हैं अपने लैपटॉप पर, जबकि उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर आने की और जैन पर नज़र रखने की। पता नहीं मिस्टर वांग ऐसा क्यों करते हैं कि वो हमेशा ही इस लड़के को देखते रहते हैं। उनके माइंड में चल क्या रहा है आखिरकार। ईबो जैन को देख रहा था बिल्डिंग से और उसके हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद हो रखी थी और उसके फॉरहेड पर कुछ लाइंस थी, वो भी स्ट्रेस की। जैन जो है ना वो अभी भी शुआन लू के साथ ग्राउंड हॉल के अंदर ही था और उसके लिए सनलाइट बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए जैन वहाँ पर बहुत ही फ्रेश फील कर रहा था। जैन को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था यहाँ पर रहने के बाद।
हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं शुआन लू जैन से बोलती है, जैन तुम्हारे लिए जो है ना वो एक गुड न्यूज़ है। ये सुनने के बाद जैन बोलता, हाँ क्या? वो बोलती हैं कि जैन तुम्हें कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सुनने के बाद जैन हैप्पीली बोलता है, व्हाट? सच में दी? ओह माय गॉड, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं इस दिन का बहुत वेट कर रहा था। ये सुनने के बाद शुआन लू जैन के सर पर पैट करती हैं और वो बोलती हैं, हाँ जैन बिल्कुल। एंड तभी हम देखते हैं जो चेंग को, जो कि जैन की ओर आ रहा था और वो जैन की ओर आते हुए बोलता है, हे जैन। एंड जैन की आइज़ जो चेंग पर पड़ती हैं। जो चेंग जल्दी से जैन के पास आता है और वो अपना बैग रख देता है वहाँ पर। जो चेंग जैन के पास आकर जो है ना वो बोलता है, तुम ठीक हो? जैन देखता है और बोलता, मैं ठीक हूँ, बट ये क्या है? जो चेंग बोलता है, ये तुम्हारा पेंडिंग स्कूल वर्क है। फिर यूँ बोलता है, क्या? जैन को फिर रियलाइज़ होता है कि उसका स्कूल का वर्क, ओ माय गॉड, कितना सारा पेंडिंग रह गया है। उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो गई है एक्सीडेंट की वजह से। शुआन लू बोलती है, जैन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम करने में हेल्प कर दूंगी, ठीक है, होमवर्क करने में। और जो जैन था ना वो बोलता है, नहीं नहीं जीजे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद ही करने की ट्राई करूँगा और आपको जो है ना वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है मुझे टीचर थोड़ा टाइम दे देंगे ये सब करने के लिए। शुआन लू ये सुनने के बाद बोलती, बट जैन। तभी जो चेंग बोलता है, शिजे इट्स ओके, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जैन की हेल्प कर दूंगा और हमारे फ्रेंड्स भी तो हैं जैन की हेल्प करने के लिए, ठीक है, आप चिंता मत करिए। इसके बाद जो चेंग बैग को ओपन करता है और वो जैन को देखता है। जैन के लेफ्ट हैंड के अंदर जो है ना वो प्लास्टर लगा हुआ था, इसी वजह से वो बुक्स को ओपन नहीं कर सकता था। इसके बाद जो चेंग जैन को बुक ओपन करके देता है एंड जैन फिर होमवर्क देखता है और फिर स्कूल वर्क देखता है। और ये सब देखने के बाद तो जैन को सच में बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने वाले थे और वो जैन को इन्फॉर्म करता है कि कौन कौन से टॉपिक टीचर ने बताए हैं। जैन सब देख रहा था और उसको तो भाई सच में इतना सब देखने के बाद चक्कर आने वाला था। जैन हाँ सच में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है। वो लिप्स पाउटी बनाते हुए फिर देखता है नोटबुक को और बोलता, सच में इतना सारा, सच में कल मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा, इसका मतलब है कि मैं फिर उसके बाद स्कूल जा पाऊँगा। शुआन लू बोलती, हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते हैं ईबो और उसके असिस्टेंट जो मिस्टर ली था, उसे मिस्टर ली को एक मैसेज रिसीव होता है। मिस्टर ली जो है ना वो अपना मैसेज चेक करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, बॉस आपके डैड और आपके अंकल ने आपको ऑफिस में बुलाया है। ये सुनने के बाद वो फिर अपने सन ग्लासेस को वियर करता है और बोलता, ठीक है। फिर वो मिस्टर ली को देखता है और बोलता, चलो। फिर ईबो वहाँ से जैन को एक बार देखता है और चला जाता है। अब हम कंपनी के अंदर देखते हैं। ईबो अपनी कंपनी में आता है मिस्टर ली के साथ और उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, शेयर से जो रिलेटेड चीज़ें थी उनको लेके। ईबो फिर मीटिंग को अटेंड करता है और जो ईबो के अंकल थे वांग ईजाव, उनके साथ डिस्कस करता है। डिस्कस करने के बाद सभी कुछ अच्छा था और इसके बाद वो सभी अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। ईबो अपने कैबिन में आता है, अपने डेस्क के पास उसे एक फ़ाइल दिखती है। वो एक फ़ाइल देखता है और फिर उसे याद आता है कि ये फ़ाइल तो उसे अपने डैड को देनी है। ईबो सोचता है। फिर ईबो तुरंत ही उस फाइल को उठाता है और वो अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो सीधा ही अपने डैड का जो कैबिन था ना उसे ओपन कर देता है बिना नॉक किए हुए ही। और ईबो जैसे ही रूम के अंदर आता है, अपने सामने का सीन देखने के बाद ईबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और डिस्गस्ट फील होता है। यही एक रीज़न था जिस वजह से ईबो अपने फादर से सबसे ज़्यादा डिस्गस्ट फील करता है। ये एक रीज़न बहुत ही ज़्यादा घटिया था। हम देखते हैं ईबो के डैड को। ईबो के डैड चेयर पर बैठे हुए थे और मिसेस जिन जो कि मिस्टर ईबो के डैड की जो है ना वो सेक्रेटरी है, वो उनके लैब में बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथ ईबो के डैड के नेक के अराउंड रैप हो रखे थे। और ये सीन देखने के बाद ईबो को इतना गुस्सा आता है। ईबो के डैड जब देखते हैं ईबो को वहाँ पर, तब वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ईबो तुम्हें डोर नॉक करना क्या नहीं आता है? हाँ, तुम डोर नॉक करके क्यों नहीं आते हो? ये सुनने के बाद ईबो सीधा जो है ना वो रूम के अंदर आ जाता है और वो गुस्से में डोर को बंद कर देता है। और डोर बंद होने की वजह से एक लाउड आवाज़ आती है। जो एंगर था ना वो साफ साफ ईबो के फेस पर देखा जा सकता था। और जो मिसेस जिन थी वो तो तुरंत ही उठ जाती हैं और वो बहुत ही डरी हुई थी। वो अपना सर नीचे करके जो है ना वो साइड में खड़ी हो जाती हैं। ईबो अपने डैड के सामने खड़ा हुआ था एंड जो ईबो के डैड थे वो भी ईबो के सामने खड़े हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे या ये कहीं कि घूर रहे थे। ईबो चिल्ला कर बोलता है, मेरी मॉम को चीट करना बंद कर दीजिए। एंड जो ईबो के डैड थे वो बस ईबो को देखते हैं। कैबिन जो है ना वो साउंड प्रूफ था, जिस वजह से अंदर क्या हो रहा है किसी को भी सुनाई नहीं देने वाला है। अभी जो ईबो
इसके बाद ईबो सीधा जाता है मिसेस जिन के सामने और बोलता है, तुम कितनी शेमलेस हो। हाँ, तुम्हें क्या बिल्कुल भी अशेम फील नहीं होता? हाँ, तुम किसी मैरिड इंसान के साथ एक रिश्ते में हो और तुम कैसे कर सकती हो ये सब? हाँ, तुम मैरिड कपल्स के बीच में आ रही हो। और एक और बात, तुम खुद भी तो मैरिड हो, तुम्हें बिल्कुल भी अशेम फील नहीं होता अपने खुद के हस्बैंड पर चीट करते हुए? ईबो चिल्ला कर बोलता है। और जो मिसेस जिन थी वो चुपचाप नीचे सर करके खड़ी हुई थी। ईबो इसके बाद बोलता है, मुझे पता था आप दोनों के बीच में अफेयर है, मुझे पहले से ही पता था, बट मैं साइलेंट था क्योंकि मैं आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। आपकी हिम्मत कैसे हुई डैड मेरी मॉम पर चीट करने की? और ये सुनने के बाद ईबो के डैड चिल्ला कर बोलते हैं, ईबो कीप क्वाइट, ये मेरी और मेरी सेक्रेटरी के बीच में पर्सनल मैटर है, ठीक है? तो इस पर तुम कुछ न बोलो। ईबो ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आता है और बोलता है, नहीं, मैं अब ये सब चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं मॉम को सब कुछ बता दूँगा, मैं सब बता दूँगा मॉम को और ग्रैंड माँ को भी। आई कैन सी एवरीथिंग, और मैं सब कुछ बताऊँगा कि आप कैसे मॉम को चीट कर रहे हो और वो बहुत ही इनोसेंट हैं। उन्हें तो पता तक नहीं है कि उनके हस्बैंड उन्हें चीट कर रहे हैं, किसी के साथ अफेयर में है। नहीं नहीं, उनके हस्बैंड उन्हें हर रोज़ चीट करते हैं। और एक ज़ोरदार स्लैप ईबो के डैड ईबो के फेस पर मार देते हैं और पूरी तरह से कैबिन के अंदर एकदम साइलेंट हो जाता है। जो ईबो वो खड़ा हुआ था चुपचाप करके और पूरे रूम के अंदर साइलेंट था। ईबो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर उसे छोड़ता है। मिसेस जिन तो पूरी तरह से जो है ना वो शिवर कर रही थी, उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था बुरी तरह से। ईबो फिर अपने डैड को देखता है रेड आई से और जो वीवो के डैड थे वो बोलते हैं, अगर तुम चाहते हो तुम सब बताना, ठीक है? ईबो के डैड फिर बोलते हैं, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो फिर मैं। एंड ये सुनने के बाद ईबो फिर से एक बार बोलता है चिल्लाकर, तो क्या? हाँ, आपने पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। आप मेरी मॉम को चीट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप मेरी मॉम को एवरी डे चीट करते हो। ईबो बहुत ही हैविली ब्रीथ ले रहा था, उसकी आइज़ वेट हो चुकी थी। इसके बाद ईबो के डैड बोलते हैं, अगर तुम मेरे बारे में तुम्हारी मॉम को बताना चाहते हो तो ठीक है, फिर मुझे भी वो चैंडलर वाला इंसिडेंट बताना पड़ेगा तुम्हारी मॉम को। और ये सुनने के बाद ईबो की बॉडी पूरी तरह से कोल्ड हो जाती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से जो है ना अंदर तक तोड़ दिया हो। ईबो स्टिफ रह जाता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था अपने ईयर के ऊपर उसके डैड उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ईबो की बॉडी नम पड़ चुकी थी पूरी तरह से। ईबो इसके बाद फिर गुस्से में ऑफिस से बाहर आ जाता है अपने दांतों को पीसते हुए। ईबो की आंखें अभी भी गुस्से में रेड थी और वो सीधा अपने कैबिन के अंदर आता है, डोर को बंद करता है और बहुत सारी हॉरिबल जो ओल्ड मेमोरीज थी ना उसके माइंड के अंदर प्ले होना शुरू हो जाती है। ईबो उन मेमोरीज से बहुत ज़्यादा डरता है। ये मेमोरीज ईबो को सोने नहीं देती हैं रातों को। उसकी रातों की मेमोरीज, उसकी ये ओल्ड मेमोरीज उसे इस तरह डराती हैं जैसे ईबो पूरी रात सो नहीं पाता है। वो एक ड्रीम बन चुका है ईबो का, जिसे शायद ही वो कभी भूल पाएगा। यही रीज़न है ईबो के इस एंगर का और स्ट्रेस का। बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज हैं जिस वजह से ईबो इतना मिजरेबल बिहेव करता है, इतना मिस्टीरियस है वो। यही रीज़न है कि बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज और राज हैं जो कि छुपे हुए हैं। ईबो किसी पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करता है। ईबो फिर एक पिल्स की बोतल बाहर निकालता है अपने डेस्क से और वो उन पिल्स को अपने माउथ में रखता है और उन्हें खा लेता है वाटर के साथ। इसके बाद ईबो उस बोतल को देखता है, उस बोतल के अंदर पिल्स थी जो कि स्ट्रेस की थी। ईबो फिर आराम से चेयर पर बैठकर डीप ब्रीथ लेने लगता है। अब हम देखते हैं वांग मैंशन का सीन। ईबो घर के अंदर आता है इवनिंग को और इसके बाद वो अपने जो रूम में चला जाता है। ईबो का सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसने पूरे दिन ईबो के डैड से बात नहीं की थी। उस चीज़ के बाद से ईबो फ्रेशअप होता है और फिर अपनी मॉम को ढूंढता है। कार्बन ली इस वक्त लाइब्रेरी में थी और वो कुछ बुक्स को रीड कर रही थी। लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है जहाँ पर हर एक टाइप की बुक्स अवेलेबल हैं। ईबो अपनी मॉम को लाइब्रेरी के अंदर ढूंढता है। ईबो फिर अंदर आता है और वो देखता है लाइब्रेरी हॉल के अंदर उसकी मॉम बैठी हुई है। ईबो डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। ईबो अपनी मॉम के पास जाता है और वो अपनी मॉम के पास जाने के बाद अपनी मॉम को देखता है। जो ईबो की मॉम थी वो बुक को रीड कर रही थी एंड तभी वो बुक को साइड करती हैं और देखते हैं तो ईबो उनके पास था। ईबो जो है ना वो चुपचाप खड़ा हुआ था उनके पास।
एंड कुछ भी नहीं बोलता। ईबो की मॉम ईबो को आराम से देखती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ईबो को अभी क्या चाहिए। फिर वो ईबो से बोलती हैं, ईबो क्या तुम बहुत ही टायर्ड हो? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कौन सा स्ट्रेस है जो तुम एवरीडे लेते रहते हो। बट ईबो कोई भी आंसर नहीं देता है। इसके बाद ईबो जो है ना वो अपनी मॉम के पास आता है और वो उनके पास बैठ जाता है और उसके बाद वो काउच पर लेट जाता है और अपने सिर को अपनी मॉम की लैप में रख लेता है। कार्मेन ली बोलती हैं, बेटा क्या ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क है? ईबो बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। इसके बाद ईबो की मॉम एक सॉन्ग को गुनगुनाने लगती हैं और ईबो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईबो की मॉम जो है ना ईबो के सर को सहलाने लगती हैं और साथ में ही वो सॉन्ग को मम्बल कर रही थी। ईबो को ऐसा फील होता है कि जैसा उसका सारा स्ट्रेस जो है ना वो कहीं दूर चला गया था। ईबो को बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है अपनी मॉम की लैब के अंदर और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था कि अभी वो कौन सा रिलैक्स फील कर रहा है। सच में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसे कोई चीज़ का स्ट्रेस है ही नहीं और वो अपनी सारी चीज़ों को अभी वो भूल जाना चाहता था और बस वो अपने चाइल्डहुड में वापस जाना चाहता था। बट ये पॉसिबल नहीं था, अब बिल्कुल भी वो नहीं जा सकता था। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बट ईबो के चाइल्डहुड में ऐसा कुछ नहीं था। बट शायद चाइल्डहुड से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ईबो बस डीप स्लीप में चला जाता है। ईबो की मॉम फिर ईबो के हेड पर उसे किस करती हैं और फिर वो बोलती हैं, ये बच्चा भी ना सच में मेरा बेटा एकदम बिल्कुल लिटिल एक चाइल्ड की तरह है, माय ईबो बेबी। और वो स्माइल करती हैं। अब हम जैन के घर का सीन देखते हैं। जैन वापस घर आ चुका था और उसके जो सर था ना उस पर भी प्लास्टर प्लास्टर नहीं बोलेंगे, एक बैंडेज लगी हुई थी जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी ही थी और जैन के हाथों में प्लास्टर लगा हुआ था। जैन बट पहले से अब बहुत ज़्यादा ठीक फील कर रहा था। जैन की मॉम जो है ना वो जैन के लिए खाना प्रिपेयर कर रही थी लंच किचन के अंदर और वो सारी की सारी डिशेस जो है ना वो जैन की फेवरेट जो थी ना वही प्रिपेयर कर रही थी। और जो जैन की चीज़ें थी श्वान लू वो जैन के जो क्लॉथ वगैरह थे ना उन्हें अलमीरा के अंदर सेट कर रही थी। जैन बोलता, जी आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए, मेरी वजह से आप मत करिए, आप जाइए और आप रेस्ट करिए। ये सुनने के बाद यान ली बोलती हैं, जैन वो मैं नहीं हूँ जिसे रेस्ट करना चाहिए, वो तुम हो जिसे रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? और जैन तुम स्कूल मॉर्निंग को क्यों जाना चाहते हो? हाँ, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर लेते हो कुछ दिन? जैन फिर अपनी जीजे को देखकर बोलते, जी मुझे बहुत सारा जो वर्क है ना वो करना है, पेंडिंग रह गया है मेरा पहले से ही कितना, और अब अगर मैं नहीं जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जैन अपना सर नीचे कर लेता है और वो अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। उसे एक और रीज़न था जैसे जाना था स्कूल, क्योंकि उसे ईफई से बात करनी थी। ईफई फिर जैन के सारे क्लॉथ को जो कपबोर्ड था उसमें रख देती है। क्रिस्टल जैन जो जैन की मॉम थी वो जैन के लिए सारा खाना जो है ना वो उसके रूम में ही लेकर आती हैं और वो जैन को फिर जो है ना सूप पिलाती हैं अपने हाथों से। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे जैन के डैड जैन को उसके स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं अपने कार से। जैन के डैड बोलते हैं, जैन मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है? जैन अपने डैड को देखता है। जैन के डैड बोलते हैं, जैन अपने ब्रेक टाइम के अंदर अपने क्लास में ही रहना, ठीक है? और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी हालत थोड़ी सी भी खराब हो रही है, तुम्हारी हेल्थ में प्रॉब्लम आई तो तुरंत अपने टीचर को बताना और मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जैन अपने डैड को देखता है और बोलता है, ठीक है डैड, चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख लूँगा। जैन के डैड इस सिचुएशन में बिल्कुल भी जैन को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, बट जैन के रिक्वेस्ट पर उन्हें जैन को स्कूल ड्रॉप करना ही पड़ा। जैन फिर जो है ना वो अपने डैड को देखता है और बोलता है, बाय डैड, ओके ठीक है। जैन के डैड बोलते हैं, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। जैन बोलता है, ओके डैड ठीक है। इसके बाद जैन के डैड जैन को एक बार फिर से देखते हैं, स्माइल करते हैं और वो वहाँ से फिर अपने काम के लिए चले जाते हैं। जैन फिर स्कूल गेट से स्कूल के अंदर आता है और वो थोड़ी ही दूरी पर जो है ना अपने दोस्तों को देखता है। जैन फिर उनके पास जाता है और जैसे ही जैन के फ्रेंड्स जैन को देखते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। झाओ ली यिंग बोलती है, हे जैन। जैन उसे देखता है और फिर वो स्माइल करते हुए उनके पास जाता है। जिली और जो चेंग वो सभी भी जैन के पास आते हैं। जिली जैन को देख के बोलता है, जैन कैसे हो तुम? हाँ, जैन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो चेंग जो है ना वो जैन का बैग पकड़ लेता है और फिर जो चेंग बोलता है, जैन चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैन बोलता है ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग अपनी क्लासेस की ओर चले जाते हैं एक दूसरे से बात करते हुए। जैन इधर उधर देखता है ग्राउंड के अंदर, बट उसे ईफई कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। फिर जैन बोलता है, हे गाइस, तुमने ईफई से बात की? झाओ ली यिंग बोलती है, हाँ मैंने उससे बात की थी। ये सुनने के बाद जैन झाओ ली यिंग को देखता है और बोलता है, क्या
तो वो बोलती कि हाँ, और मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। जैन बोलता व्हाट, कहाँ पर है वो? इसके बाद झाओ लियिंग बोलती है मुझे नहीं पता कि इस टाइम वो कहाँ पर है। उसके गार्ड मुझे कल तक तो उसके पास आने दे रहे थे, बट पता नहीं आज तो उसके गार्ड्स मुझे उसके पास भी नहीं जाने दे रहे। इवन किसी को भी वो उसके पास भी नहीं आने दे रहे हैं। चाओ लियिंग बोल देती है। ये सुन के जैन बोलता है सच में मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ इस वांग यीबो से। इसके बाद जैन बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं गाइस, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगा, जो भी होगा मैं रास्ता निकाल लूँगा। इसके बाद वो सभी लोग क्लासरूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं जो चेंग को, जो कि जैन के बहुत से दिन नेक्स्ट बैठा हुआ था, और वो सभी स्टूडेंट जैन को पास आते हैं जो उसके क्लासमेट थे, और वो जैन से उसके हेल्थ के बारे में पूछते हैं। जैन अपनी हेल्थ के बारे में सभी को बता देता, और वो थोड़ा खुश भी था कि चलो उसके क्लासमेट उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं और उसकी केयर कर रहे हैं। जैन काफ़ी अच्छा फील करता है, और जो टीचर्स थे ना वो भी जैन की हेल्थ के बारे में उससे पूछते हैं, और जैन को काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैन उन्हें बता देता है कि फ़िलहाल के लिए वो बिल्कुल ठीक है, तो वो सभी उसके लिए चिंता न करें, और जल्दी ही वो और भी ठीक हो जाएगा। हम अब लंच टाइम के सीन देखते हैं। ब्रेक टाइम के अंदर जैन अपने फ्रेंड्स के साथ जो टेनिस कोर्ट था वहाँ पर जाता है, और फिर वो बोलता है कि गाइस यहाँ पर भी ईफई नहीं है। इसके बाद जो जिली था ना वो बोलता है कि हम स्विमिंग पूल साइड को चेक करते हैं, चलो। इसके बाद जैन अपने फ्रेंड्स के साथ यानी कि जो चेंग और उधर जो फ्रेंड्स थे ना उन्हीं के साथ जो है ना स्विमिंग पूल साइड की ओर जाने लगता है। जैन वहाँ पर जो है ना फ्रेंड को देखता है अपनी, जो कि चंग शुआन थी, एंड उसे देखने के बाद वो कुछ बोले वाला था, बट वो देखता है कि जो चंग शुआन थी ना वो फिर से उन्हें इग्नोर कर देती है, उन्हें देखने के बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। और ये देखने के बाद जैन थोड़ा शॉक हो जाता है कि चंग शुआन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। जैन फिर बोलता है हे व्हाट हैपेंड गाइस टू हर, उसे क्या हो गया है, वो ऐसे हम सबको इग्नोर कर रही है। इसके बाद जो चाओ लियिंग थी वो बोलती है कि इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। जैन बोलता है मुझे सब जानना है। इसके बाद वो लोग जो है ना जैन को देखते हैं, फिर चाओ लियिंग, जिली एंड जो चेंग एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो जैन को वहाँ से ग्राउंड में लेके आते हैं, और फिर वो जैन को बैठने के लिए एक स्थान पर बोल देते हैं। जैन फिर एक जगह बैठ जाता है। हम देखते हैं जैन को फिर वो लोग सभी चीज़ बता देते हैं कि चंग शुआन के साथ आखिरकार हुआ क्या है। ये सब सुनने के बाद जो बोल सकते हैं जैन था वो शॉकिंगली बोलता व्हाट, क्या मिस्टर हुआंग जिंगयू को मुझ पे क्रश है? बिकॉज इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चंग शुआन ने अपनी फ्रेंडशिप तोड़ ली हम सबसे? जैन शॉकिंगली बोलता है। जो चंग था ना वो बोलता हाँ यही रीज़न है जैन। जैन को थोड़ा सा वियर्ड फील होता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हुआंग जिंगयू को जैन पे क्रश होगा। जैन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। फिर उसे ईफई दिखाई देती है। जैन बोलता है ईफई, एंड सभी लोग जो है ना वो ईफई को देखते हैं। ईफई जो है ना अपने गार्ड्स के साथ ग्राउंड के अंदर चल रही थी, और वो आइसक्रीम को खा रही थी, एंड जो गार्ड्स था ना वो उसके पीछे चल रहा था। जैन गार्ड को देखता है, और फिर वो बोलता है क्या वो मैन उसका गार्ड है? ये सुनने के बाद झाओ लियिंग बोलती है हाँ वो उसका गार्ड है, हैंडसम है ना? ये सुनने के बाद जैन बोलता है हैंडसम? हाँ वो हैंडसम नहीं है, वो रूड है और कोल्ड हार्टेड है, स्टोन हार्ट का, दिख नहीं रहा तुम्हें? ईफई जो है ना वो वहाँ पर थी, एंड जो जिली था वो बोलता है जैन उसके पास किसी को भी आने नहीं दे रहा है, क्योंकि जो ईफई है ना उसका वॉशरूम तक अलग कर दिया है, किसी को वॉशरूम में तक जाने नहीं मिल रहा ईफई के। एंड जो जैन था ना वो ये सब देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। जैन फिर धीरे धीरे करके अपने स्थान से जो है ना वो जो ईफई थे ना उसकी ओर चलना शुरू कर देता है। जैन फिर उसके पास जाकर बोलता है ईफई, एंड ईफई जैसे ही जैन की वॉइस सुनती है वो तुरंत ही उसकी ओर टर्न करती है, और ईफई जैन को देख के बोलती है जैन। ईफई और जैन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ईफई की नज़र जाती है जैन के फोरहेड पर, जहाँ पर ऑब्वियसली बैंडेज लगी हुई थी, और उसे बहुत ही बुरा फील होता है, और वो इमोशनल हो जाती है। ईफई के जो बोल सकते हैं आंखें जो है ना वो इमोशनल हो जाती है। ईफई फिर जैन की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। जैन भी जो है ना वो ईफई की ओर चलना शुरू कर देता है, और वो भाग नहीं सकते थे, बट इससे पहले कि वो उनके पास जा पाती तुरंत ही जो गार्ड था ना वो उनके बीच में आ जाता है, और ईफई के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। और ईफई जब ये देखती है तब वो गुस्से में गार्ड से बोलती है कि साइड हट जाओ। जो गार्ड था ना वो बोलता है सॉरी बट हमें परमिशन नहीं है कि हम आपको किसी से भी मिलने की अनुमति दें। एंड ये देख के ईफई को गुस्सा आता है। ईफई बोलती है मुझे जैन से मिलना है, बट गार्ड बोलता है कि सॉरी बट मास्टर ने हमें ऑर्डर नहीं दिया है, आपको हर किसी से दूर रहना है, प्लीज़ क्लास में चलिए, वो गार्ड बोलता है। और ये सब देख के ना उसे गुस्सा आता है। ईफई जो है ना वो गार्ड को पुश करके जैन की ओर भागना शुरू कर देती है, बट इससे पहले कि वो जा पाती तुरंत ही गार्ड जो है ना वो ईफई को होल्ड कर लेता है, और वो तुरंत ही ईबो को कॉल कर देता है। जैन जब ये देखता है तब वो गुस्से में बोलता है हे उसे छोड़ो,
बट गार्ड जो है ना वो जैन के किसी भी क्वेश्चन का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। जो चेंग जैन से बोलता है जैन चलो यहाँ से। जो जिली था ना वो भी बोलता है जैन प्लीज़ चलो यहाँ से। जो चेंग सही बोल रहा है। एंड झाओ लियिंग भी बोलती है जैन प्लीज़ चलो यहाँ से, किसका वेट कर रहे हो? सच में चलो ना यहाँ से, तुम किसका वेट कर रहे हो? बट जो जैन था ना वो बिल्कुल भी किसी की भी बात नहीं सुन रहा था और वो वहीं पर खड़ा हुआ था। जो ईफई का गार्ड था उसने ईबो को कॉल कर दिया था। फिर वो बोलता बॉस प्रिंसेस एक बॉय से मिलना चाहती है। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है ओ अच्छा क्या वो शाओजान है? तो वो गार्ड बोलता जी मास्टर। इसके बाद ईबो कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद फिर वो बोलता है मेरी ईफई से बात कराओ। इसके बाद जो गार्ड था ना वो फ़ोन को ईफई के कान के पास लेकर आता है और ईबो जो है ना वो फिर बोलता है ईफई। एंड जो ईफई थी वो अपने डैड की वॉइस सुनती है तब वो काम हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है। ईबो फिर बोलता है ईफई क्या तुम मुझे सुन रही हो? जो ईफई थी वो बोलती है हाँ डैड। फिर ईबो बोलता है अपने क्लासरूम में जाओ। जो ईफई थी ना वो बोलती है डैड मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है प्लीज़ डैड प्लीज़। ईबो ये सुनने के बाद बहुत ही पोलाइट वे में बोलता है मैंने कहा अपने क्लासरूम में जाओ, वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं। ये सुनने के बाद ईबो ये सुन के ईफई बोलती है डैड बट प्लीज़। बट ईबो बोलता है प्रिंसेस प्लीज़ ठीक है अपने क्लासरूम में जाओ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ठीक है एक डिनर डेट पे लेके जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा ओके। अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अब चुपचाप अपने क्लासरूम में जाओ ठीक है। जो ईफई थी वो बोलती डैड एक टाइम बस एक बार। ईबो बोलता है ईफई प्रिंसेस तुम अपने डैड से आर्ग्यू क्यों कर रही हो? एंड ये सुनने के बाद ईफई तुरंत ही कॉल को कट कर देती है और फिर वो एक नज़र जान को देखती है और वो सैड फेस के साथ वहाँ से जाना शुरू कर देती है अपने क्लासरूम की ओर। और जो जान था ना वो गार्ड के पास आता है और जो गार्ड था ना वो देखता है जान को और इसके बाद जान के फेस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। जो झाओ लियिंग थी वो बोलती है जान प्लीज़ रुक जाओ। बट जान किसी की बात सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं। जो चेंग बोलता है जान अपनी लाइफ को डेंजर में क्यों डाल रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ। एंड हम गार्ड को देखते हैं, गार्ड को तुरंत ही एक मैसेज रिसीव होता है। वो उस मैसेज को देखता है और फिर वो जान को देखता है। गार्ड फिर जान के पास आता है और वो जान को जो है ना पकड़ लेता है उसके राइट हैंड से और वो जान को जो स्कूल था उसके बैक एरिया की ओर ले जाना शुरू कर देता है। जो चेंग के फ्रेंड्स बोलते हैं हे तुम क्या कर रहे हो, हमारे फ्रेंड को कहाँ लेके जा रहे हो? एंड जो जान था ना वो बोलता है लीव मी छोड़ो मुझे। बट जो गार्ड था ना वो जान को देखता है और बोलता है मास्टर वीडियो कॉल पे तुमसे बात करना चाहते हैं। एंड जब ये सुनता है ना जान तो देखता है गार्ड को। इसके बाद वो गार्ड जान को जो है ना इम्पटी ग्राउंड की ओर लेके चला जाता है जहाँ पे इस वक्त कोई नहीं था और उन दोनों को कोई नहीं देख सकता था। इसके बाद गार्ड जो है ना वो तुरंत ही वीडियो कॉल ऑन करता है और वीडियो कॉल पे ईबो को जो है ना वो कर लेता है। हम देखते हैं जो जैन था ना वो बिल्कुल भी अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। हम वीडियो कॉल पर देखते हैं जैन गुस्से में बोलता है मुझे तुम्हारे उस मास्टर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो जो है ना वीडियो कॉल से जैन को ही देख रहा था। अभी वो अपने ऑफिस में था और जैन का जो फेस था ना वो दूसरी ओर था। ईबो बोलता है लिटिल शिट क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है? जैन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। ईबो की ये फालतू बात सुनने के बाद भी जब ईबो देखता है कि जान उसकी ओर नहीं देख रहा है तो इसके बाद ईबो बोलता है हे मेरी तरफ देखो। बट जान अभी भी कोई रिस्पांस नहीं देता और वो ईबो की ओर नहीं देखता है। और ये सुनने के बाद ईबो फिर से बोलता है हे लुक एट मी, बट बिल्कुल भी नहीं। एंड ये देखने के बाद ईबो जो है ना वो इरिटेट हो जाता है कि ये इंसान उसकी ओर नहीं देख रहा। इसके बाद वो अपने गार्ड को जो है ना वो बोलता है जो फ़ोन है ना वो उसके फेस के पास लेकर जाओ। और जो जैन था ना वो फिर से अपने फेस को साइड कर लेता है, बिल्कुल भी ईबो को नहीं देखता। अब ईबो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो अपने गार्ड से बोलता है उसके फेस को अच्छे से पकड़ो ताकि वो अपने फेस को टर्न ना कर पाए। और इसके बाद ऐसा ही होता है। जो गार्ड था ना वो जैन के जो लाइन को पकड़ता है और उसके बाद उसके फेस को जो है ना वो टर्न कर देता है फ़ोन की ओर। एंड ईबो जो है ना वो जैन को कुछ सेकंड के लिए देखता रह जाता है। जैन भी जो है ना बहुत ही इरिटेट होकर और गुस्से में ईबो को देखने लगता है। ईबो फिर जैन को देखता है और बोलता है क्या तुम इस वर्ल्ड से अपना वजूद मिटाना चाहते हो? जैन जो है ना वो फिर से पोलाइट वे में बोलता है प्लीज़ मुझे उससे बात करनी है। एंड ये सुन के ईबो जो है ना वो बोलता है नो। एंड जैन जो है ना वो गार्ड को पुश करता है और वहाँ से जाना शुरू कर देता है। ईबो फिर से जो है ना अपने गार्ड से बोलता है ईफई को इस बॉय से बिल्कुल दूर रखना। जो गार्ड था ना वो बोलता है ओके मास्टर। एंड यहाँ से वीडियो कॉल एंड हो जाती है।
इसके बाद जैन फिर अपनी क्लासरूम में आता है और क्लास स्टार्ट होने वाली थी। जो चेंग बोलता है, जैन क्या हुआ? वो गार्ड क्या कर रहा था, क्या करना चाहता था? जैन बोलता कुछ नहीं, बस वो मुझे फोर्सफुली मिस्टर वांग ईबो से वीडियो कॉल पर बात करवाना चाहता था, बट मैं क्वाइटली वहाँ से आ गया। ये सुन के जो चेंग बोलता है, जैन प्लीज़ छोड़ दो ना। बट जैन फिर अपनी स्टडी पे फोकस करता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जैन और ईफई जो है ना एक दूसरे से मिलने का ट्राई करते थे, बट वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। जो गार्ड था ना वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था जैन को ईफई के पास आने के लिए, और जो ईफई और जैन थे ना वो बस एक दूसरे को दूर से ही देखते रहते थे। और ईबो अब बिल्कुल सेटिस्फाइड था कि उसका प्लान पूरी तरह से वर्क कर रहा है। जैन अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसके जो हाथ का प्लास्टर था वो भी रिमूव हो गया था। अब उसकी बॉडी में कोई पेन नहीं था, बट हाँ उसकी बॉडी पर जो है ना निशान रह गए थे। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 4 मंथ बाद का सीन, यानी कि 4 महीने हो चुके थे इन सब बातों को। 4 महीने के बाद देखते हैं जो ईवई थी ना वो रेडी हो रही थी अपने रूम के अंदर, और वो रेडी होते हुए बोलती है, आज तो मैं जैन से मिलकर रहूँगी, कैसे भी क्यों ना हो। ईफई अपने मन में सोचती है, उसे एक इनविटेशन मिला था जैन से मिलने का, वो भी एक क्लब के अंदर, तो इसीलिए वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आती है। अभी जो है ना वो 11 बजे हुए थे और अब उसे यहाँ से जाना था। ईफई तुरंत ही अपनी हील्स को होल्ड करती है और इसके बाद वो वहाँ से तुरंत ही जो है ना चली जाती है। उसके एक हाथ में उसका पर्स था। ईफई तुरंत ही जो है ना वो धीरे धीरे करके मेन डोर के पास आती है। उसे पता है सीसीटीवी कैमराज हैं यहाँ पे, बट फिर भी वो तुरंत डोर के पास आती है। डोर जो है ना वो लॉक था। फिर ईफई जो है ना वो एक शाई करती है और बोलती है अब क्या करूँ। एंड देन फिर वो विंडो देखती है और वो तुरंत ही विंडो को ओपन करती है। इससे कि पहले वो विंडो के थ्रू जा पाती, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ईफई। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद ईफई बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो स्लोली पीछे टर्न करती है तो देखती है वहाँ उसके ग्रैंडफादर थे, यानी कि ईबो के डैड वांग हुआन वहाँ पर खड़े हुए थे। ईफई ये करने के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है और वो स्पीचलेस थी। वांग हुआन वहाँ पर खड़े हुए थे और ईफई को ही देख रहे थे। वो ईफई के पास आते हैं और फिर बोलते हैं, क्या तुम जैन से मिलने के लिए कहीं जा रही हो? एंड ये सुनने के बाद ईफई जो है ना वो बड़ी बड़ी आंखें करके अपने ग्रैंडफादर को देखती रहती है, ईवो के डैड को। हम देखते हैं ईफई जो है ना वो अपने मन में सोचती है, क्या क्या ग्रैंड पापा को पता है क्या मेरे और जैन के बारे में? क्या इन्हें सब कुछ पता है? ओह गॉड, क्या डैड ने सबको बता दिया घर के अंदर? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे लगा कि सब मुझे और डैड को ही पता है कि मैं जैन को पसंद करती हूँ, बट लगता है यहाँ पर तो सबको ही पता है। ईफई जो है ना वो अपने ग्रैंडफादर को देख रही थी। इसके बाद जो ईफई के ग्रैंडफादर थे, यानी कि ईबो के डैड, वो बोलते हैं, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है अपने रूम के अंदर जाओ अभी के अभी। जो भी ईबो ने तुम्हें फ्रीडम दी है ना वो आज से मैं तुमसे सारी फ्रीडम चुपचाप करके छीनता हूँ। अब चुपचाप करके अपने रूम में चली जाओ। एंड जो ईबो के डैड थे वो ईफई को डांट देते हैं। ईफई की आंखें जो है ना पूरी तरह से वेट हो जाती है और वो रोते हुए अपने रूम की ओर चली जाती है। ईबो जो है ना वो अपने रूम में था और वो तभी बोलता है, ईफई। ईबो को जो है ना वो नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो इधर से उधर घूम रहा था, बट तभी अचानक से वो अपने रूम से बाहर आता है और उसे जो है ना वो ईफई दिखाई देती है जो कि रोते हुए शायद जा रही थी। ईबो फिर जो है ना रूम के पास आता है और वो कुछ ही दूरी पर था। ईफई जो है ना अपने हाथों को हैंडल पर ढकी हुई थी और वो रूम के पास ही थी। ईबो बोलता है, ईफई। ईफई जो है ना वो रोते हुए अपने डैड को देखती है। ईबो फिर उसके पास आता है और बोलता है, तुम रेडी हो क्या? तुम कहीं जाने वाली थी और तुम रो क्यों रही हो? ये सुनने के बाद ईफई कुछ भी नहीं बोलती, वो फिर से चुप हो जाती है। ईबो उसे देखता है और बोलता है, मुझे बताओ क्या तुम जैन से मिलने के लिए जा रही थी? ईफई फिर भी कुछ भी नहीं बोलती, चुप रह जाती है। ईबो बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, चुप क्यों हो तुम? ईफई फिर भी कुछ भी नहीं बोलती है। ईबो फिर बोलता है, बताओ, बोलोगी कुछ, चुप मत रहो। इसके बाद ईफई फिर बोलती है, डैड आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं जैन से मिलने के लिए जाने वाली थी, बट ग्रैंडफादर ने मुझे देख लिया। एंड ये सुन के ईबो फिर ईफई के डोर जो है ना रूम का ओपन करता है और बोलता है, अंदर जाओ। और ईफई चुपचाप रूम के अंदर आ जाती है। फिर वो बोलती है ईफई अपने डैड से, डैड क्या ग्रैंडफादर को सब आपने बताया है मेरी और जैन के बारे में? ईबो जो है ना वो उसे देखता है और फिर बोलता है, नहीं, उन्हें बहुत पहले से सब कुछ पता है, अब अपने रूम में जाओ। ईफई चुपचाप अपने रूम में आती है, बेड पे जाती है और बेड पे जाके गिर जाती है और फिर वो रोने लगती है क्योंकि सच में उसकी लाइफ उसे बहुत ही बुरी लग रही थी अभी। और जब जब जैन के पास जाने की कोशिश करती, ईबो उसे रोक लेता और अब तो उसे ये भी पता चल गया कि उसके ग्रैंडफादर को भी ये सब चीज़ें पता है।
हम देखते हैं ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे। अभी हम वांग मैंशन का सीन देखते हैं। ईबो के डैड अच्छे से मिरर में अपने आप को देखते हुए अपने ब्लेजर को ठीक करते हैं। इसके बाद वो अपने रूम से बाहर आते हैं और फिर वो मेन डोर को ओपन करते हैं और वहाँ से वो अपनी कार में बैठते हैं और अपनी कार को ड्राइव करके वहाँ से चले जाते हैं। हम रोड का सीन देखते हैं। जो ईबो के डैड थे वो अपनी कार को एक शॉप के सामने रोकते हैं और वहाँ पर मिसिज जिन खड़ी हुई थी एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस के अंदर। ईबो के डैड कार से बाहर आते हैं और उनके सामने आते हैं और फिर वो उन्हें देख के स्माइल करते हैं और अपनी कार का डोर ओपन करती हैं। मिसेस जिन जो है ना वो एकदम स्माइल के साथ कार के अंदर बैठने ही वाली थी, बट तभी अचानक से उनकी आईज सीधी जाती हैं एक पर्सन के ऊपर। वो जैसे ही वहाँ पर एक पर्सन को देखती हैं वो शॉकिंगली बोलती वांग ईबो, एंड एक करंट जो है ना वो पूरी तरह से ईबो के डैड के बॉडी के अंदर दौड़ जाता है और वो अपने फेस को साइड करता है और देखता है ईबो को। ईबो की कार उनकी कार के पीछे थी और ईबो अपनी कार के ऊपर जो है ना लीन होकर बस उन दोनों को ही देख रहा था, वो भी अपनी डार्क और इंटेंस आईज से। ईबो बहुत ही गुस्से में लग रहा था एकदम, एंड जो बोल सकते हैं मिसेस जिन थी उन्हें तो बहुत ही अशेम फील होता है, बट अशेम होता फील तो वो क्या यहाँ पर होती, बिल्कुल भी नहीं। ईबो के डैड गुस्से में ईबो से बोलते हैं ईबो तुम इतनी रात को मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। ईबो जो है ना वो देखता है अपने डैड को और बोलता है फादर प्लीज़ फॉर गॉड से मेरी मॉम को चीट करना बंद कर दीजिए। और जो ईबो के डैड थे वो ईबो से बोलते हैं ईबो ये मेरा पर्सनल मैटर है तो चुपचाप करके अपना मुंह बंद रखो। ईबो फिर से बोलता है डैड प्लीज़ स्टॉप, मेरी मॉम को चीट करना बंद कर दीजिए। इस बार ईबो शाउट करके बोलता है। जो मिसेस जिन थी ना वो तो बुरी तरह से ट्रम्बल कर रही थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। एंड जो ईबो था ना वो मिसेस जिन की ओर टर्न करता है और उसके बाद वो उन्हें देखते हुए बोलता है और आप मैरिड है ना खुद भी, तो आपको थोड़ा सा भी क्या अशेम फील नहीं होता है, शर्म नहीं आती आपको आपके हस्बैंड पर चीट करते हुए। हाँ तुम दोनों मिलकर मेरी मॉम की लाइफ को क्यों रन कर रहे हो, क्यों मेरी मॉम की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। प्लीज़। ईबो जो है ना अब ये सब चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता था। ईबो के डैड जो है ना वो अपनी वाइफ पर चीट कर रहे थे बहुत ही सालों से, अपनी फैमिली पर भी। ईबो ये सब चीज़ें जानता है बट वो कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से। जो ईबो था ना वो गुस्से में बस देख रहा था और कुछ नहीं कर सकता था। ईबो के डैड गुस्से में बोलते वांग ईबो अभी के अभी चुपचाप घर जाओ। ईबो बोलता है नो वे डैड। ईबो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल देता है। उसकी आंखें बहुत ही गुस्से में थी और वो बस अभी अपने डैड को ही देख रही थी और एक जोरदार स्लैप फिर से ईबो के डैड ईबो के फेस पर मार देते हैं और ईबो का फेस जो है ना वो दूसरी तरफ हो जाता है। ईबो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो जो है ना अब बहुत बुरी तरह से जो है ना गुस्से में आ चुका था, बट अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी उसके डैड के हाथ है ईबो की। ईबो बस देख रहा था। ईबो के डैड बोलते हैं सोचना भी मत, अगर तुमने अपनी मॉम को या फिर किसी को भी मेरे इस रिलेशनशिप के बारे में बताया तो फिर सोच लेना मैं तुम्हारी मॉम को उस इंसिडेंट के बारे में बता दूंगा और उसके बाद वो तुमसे नफरत करेंगी। और ईबो अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और वो अपनी बैग को अपने डैड की ओर टर्न कर लेता है, अपनी कार में बैठता है और गुस्से में फास्टली ड्राइव करते हुए वहाँ से चले जाता है। मिसेस जन बोलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं उसे अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, तुम कार के अंदर बैठ जाओ। एंड जो मिसेस जिन थी ना वो इसके बाद ईबो के डैड के साथ कार के अंदर बैठ जाती हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम जान लेते हैं ईबो के डैड के बारे में। ईबो के डैड एक नंबर का घटिया इंसान है। ईबो के डैड बहुत सारी लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं और बस और कुछ नहीं, मिसेस जिन उनकी एक न्यू अफेयर पार्टनर हैं और कुछ भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आपको क्या लगता है कौन सा राज वो है जो कि ईबो के डैड को पता है ईबो के बारे में, और क्या होगा जब ईबो की मॉम को पता चलेगा कि उनके हस्बैंड उन पर चीट कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे।